आफ्टरनून क्लास। आज हमारा टॉपिक है करिकुलम। करिकुलम पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम देख लेते हैं। पाठ्यक्रम करिकुलम वर्ड इज प्रोपाउंड बाय द लैटिन वर्ड कररे मीन्स अ रेस कोर्स टू रन। पाठ्यक्रम जो कि इंग्लिश वर्ड करिकुलम का ट्रांसलेशन है, और ये करिकुलम वर्ड जो है प्रोपाउंड हुआ है लैटिन वर्ड से करेरे, जिसका मीनिंग होता है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स टू लर्न। इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि जिस तरह से दौड़ के मैदान को पूरा करके कोई भी धावक अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसी प्रकार पाठ्यक्रम को पूरा करके व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। अब इसके बाद आता है करिकुलम के कॉन्सेप्ट में। करिकुलम जो होता है वो सिलेबस प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ब्रॉड सेंस में का मीनिंग ये है। सिलेबस, और सिलेबस क्या होता है? सिलेबस इज कंडेंस्ड आउटलाइन और स्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द कोर्स ऑफ द स्टडी। सिलेबस जो है वो आउटलाइन स्टेटमेंट है, वो कथन है, वो आउटलाइन है, विशेष कथन है, या फिर कह सकते हैं आप उसको मुख्य बिंदु है कोर्स ऑफ द स्टडी, अध्ययन की विषय वस्तु के, अध्ययन की विषय वस्तु के मुख्य बिंदु है। क्योंकि आप देखते हैं सिलेबस जो आप, अगर आप सिलेबस को स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि सिलेबस में आउटलाइन ही दी होती है। पूरा सिलेबस तो आप बाद में पढ़ते हैं ना, तो अगर आप सिलेबस कहें तो आउटलाइन होती है, कंडेंस्ड आउटलाइन होती है, या स्टेटमेंट होते हैं, या मेन पॉइंट होते हैं कोर्स ऑफ द स्टडी के, जो भी आपको स्टडी करनी होती है। इसको हिंदी में अगर हम कहें तो इसकी परिभाषा है पाठ्य वस्तु अध्ययन की विषय वस्तु के मुख्य बिंदुओं का कथन अथवा संक्षिप्त रूपरेखा है। संक्षिप्त रूपरेखा है, कथन है, मुख्य बिंदु है अध्ययन की विषय वस्तु के, जो अध्ययन किया जाना है उसके मुख्य बिंदु है। अब ये तो हुआ सिलेबस। करिकुलम क्या है? उस सिलेबस, इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, क्लासरूम में जो अध्ययन की विषय वस्तु आपको पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, वो सिलेबस है ना। इसके अतिरिक्त जो भी एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हैं, चाहे वो क्लासरूम एक्टिविटीज के थ्रू हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स फील्ड में हो, खेल के मैदान में हो, चाहे लाइब्रेरी के एक्सपीरियंसेस हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज के एक्सपीरियंसेस हो, चाहे एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट के एक्सपीरियंसेस हो, वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारे कल्चरल एक्टिविटीज हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस प्लस कोर्स स्टडी दोनों मिला के करिकुलम बनता है। तो इस तरह हम करिकुलम को समझ सकते हैं कि जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, और भी ब्रॉड सेंस में बहुत से विद्वानों ने कहा है कि घर में भी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमको रिलेटेड टू द स्टडी, related to the syllabus, that will also come under the curriculum। करिकुलम के अंतर्गत वो भी चीजें आती हैं जो आपके हाउस होल्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, मीन्स असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, that will also give you learning experiences। That's why this is also called a part of curriculum। इनको हम करिकुलम का पार्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये भी आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस देते हैं।
तो ये हो गया हमारा करिकुलम। डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, मैंने आपको कनिंघम की डेफिनेशन एक बार पहले भी बताई थी। करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल इन हिज स्टूडियो। कनिंघम का कहना है पाठ्यक्रम एक प्रकार का उपकरण है टीचर के हाथ, टीचर को आर्टिस्ट कहा है, टीचर के हाथ में एक टूल है जिससे कि वो अपने मटेरियल यानी कि अपने स्टूडेंट को, अपने पीपल को मोल्ड करता है, शेप देता है अकॉर्डिंग टू हिज आइडिया, अपने आदर्शों के अनुसार। और आदर्श की तुलना किससे की गई है? ऑब्जेक्टिव से की गई है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उस करिकुलम को टूल बनाकर अपने स्टूडेंट को शेप देते हैं, मोल्ड करते हैं, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। कहाँ करते हैं? इन हिज स्टूडियो, अपने स्टूडियो यानी कि स्कूल में। जिस तरह से आर्टिस्ट अपने ब्रश की सहायता से अपने मटेरियल को, अपनी जो इमेजिनेशन है उसको शेप देता है अपने आइडिया के अकॉर्डिंग अपने स्टूडियो में, उसी तरह से टीचर भी अपने स्टूडेंट को करिकुलम के अकॉर्डिंग शेप देता है उस ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अपने स्कूल में। ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन एक और है डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन की। करिकुलम इज अ ग्रुप ऑफ कोर्सेज एंड प्लान्ड एक्सपीरियंसेस। देखिए वो जो बात हमने यहाँ पे कही थी आपसे, करिकुलम इज सिलेबस प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये डेफिनेशन डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में भी दी गई है। करिकुलम इज अ ग्रुप ऑफ कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज यानी कि सिलेबस का ग्रुप होता है, बहुत सारे आपके पेपर्स होते हैं उसमें बहुत सारे सिलेबस होते हैं, तो इसलिए ये कहा गया है ग्रुप ऑफ कोर्सेज एंड प्लान्ड एक्सपीरियंसेस। और एक्सपीरियंसेस जो आपको दिए जाते हैं, स्टूडेंट को दिए जाते हैं, वो पहले से प्लान्ड किए जाते हैं कि लेबोरेटरी में कितने एक्सपेरिमेंट्स उसको करने हैं, लाइब्रेरी में कितना वर्क करना है, स्पोर्ट्स में कितना काम करना है, तो ये पहले से प्लान्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं विच a student has under the guidance of the school or college, under the guidance of a teacher in the school भी इसको समझ सकते हैं। तो स्कूल में टीचर के गाइडेंस में वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारे कोर्सेज, ग्रुप ऑफ कोर्सेज सबको मिला के हम कह सकते हैं करिकुलम। यानी कि यहाँ पे वो बात सही है कि स्कूल या कॉलेज में जो भी एक्सपीरियंसेस गेन करता है स्टूडेंट under the supervision of teacher plus group of courses is called curriculum, पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, इस तरह से करिकुलम की डेफिनेशन। अब इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, क्या सिद्धांत हैं पाठ्यक्रम के। पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड इंटरेस्ट, उपयोगिता और रुचि का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेटरी वैल्यू, तैयारी का सिद्धांत, मतलब तैयार करने की उसमें मूल्य हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल वैल्यू, सांस्कृतिक मूल्यों का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, बाल केंद्रीकरण का सिद्धांत। चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम का भी सिद्धांत है कि बाल केंद्रित होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिनरी वैल्यू, अनुशासनात्मक मूल्यों का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद कम्युनिटी, सामुदायिक संबंधों का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट एंड लाइफ, सह संबंध का सिद्धांत विभिन्न विषयों से
और जीवन से सहसंबंध होने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्राइटेरियन ऑफ टीचर्स व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस, शिक्षक के विचारों और उनके अनुभवों का सिद्धांत। इनको एक एक करके समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड इंटरेस्ट, सिद्धांत जो होते हैं उसी से विशेषताओं की भी विशेषताएं भी आती हैं कि क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अगर आप प्रिंसिपल्स को ध्यान से देखेंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसको भी साथ साथ में आप अपने माइंड में रखिएगा कि विशेषताएं क्या होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड इंटरेस्ट, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि उपयोगी हो, उसकी उपयोगिता हो और छात्रों की रुचि के अकॉर्डिंग हो, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। यूटिलिटी मतलब ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए जो उनके लिए यूजफुल ना हो। जैसे एग्जांपल आप देते हैं, हम अक्सर बात करते हैं कि जैसे टोपोलॉजी है, मॉडर्न अलजेब्रा है, तो इसका लाइफ में क्या यूटिलिटी है ये समझ में नहीं आती है बच्चों को कि क्या इसकी उपयोगिता है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। और जब हमें ये पता होता है कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है या हम कहाँ इसको उपयोग करेंगे, तो स्टूडेंट उसका उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं। तो इसलिए और अगर आप उनको बताकर चलिए कि इस चीज की यहाँ पर उपयोगिता है या स्टूडेंट को खुद भी लगे कि उनकी उस इस चीज की कहाँ पे उपयोगिता है, तो वो उस पर नेचुरली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं और ध्यान भी देते हैं, उसको पढ़ने में सीखने में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है करिकुलम में। उसकी उपयोगिता, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिसकी उपयोगिता हो, और ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए जिसमें छात्र रुचि ले, इंटरेस्ट गेन करें। और इंटरेस्ट तभी लेंगे जब उसकी यूटिलिटी होगी, उसकी वैल्यू होगी। इसके अलावा अगर कुछ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होगा तो भी स्टूडेंट उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेटरी वैल्यू, इसका मतलब है पाठ्यक्रम ऐसा हो कि बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करे, भविष्य के लिए तैयार करें, आगे के लिए तैयार करें। यानी कि अगर हम मैथमेटिक्स के करिकुलम की यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली, तो मैथमेटिक्स का करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को आगे क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए तैयार करें या फिर आगे आने वाले जीवन में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे उसकी यूज है, उसके लिए तैयार करें। ये करिकुलम में आना चाहिए कि स्टूडेंट्स को आगे आने वाले जीवन के लिए तैयार करें। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल वैल्यू, हमारा सांस्कृतिक मूल्य जो है, पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि सांस्कृतिक मूल्यों की अवहेलना हो, सांस्कृतिक मूल्य उसमें होने चाहिए। कल्चरल वैल्यू शुड बी इनकलकेटेड थ्रू द करिकुलम, कल्चरल वैल्यूज स्टूडेंट्स में इनकलकेट की जाए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, तभी उसकी कल्चरल वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक मूल्यों को भी रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हमारी संस्कृति और सभ्यता कैसी है, पाठ्यक्रम उसी के अनुसार हो। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बालक क्रियाशील रहे, शिक्षक ही ना केवल क्रियाशील रहे बल्कि वो इस तरह का एनवायरनमेंट दे स्टूडेंट को, इस तरह का करिकुलम डिसाइड हो कि स्टूडेंट एक्टिव रहे, बच्चों को ध्यान में रखकर, बच्चों का क्या मेंटल लेवल है, बच्चों की क्या एबिलिटीज हैं, बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, बच्चे किस तरह से ज्यादा पढ़ना सीखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। तो इस तरह से
उनको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिनरी वैल्यू, अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखें, छात्रों में अनुशासनात्मक मूल्यों को विकसित करें, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। अनुशासनात्मक मूल्यों के बारे में हमने पढ़ा है, आप पढ़ चुके हैं कि जैसे डिसिप्लिनरी वैल्यू क्या होते हैं, श्रम की महत्ता को समझना, सही और गलत में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, अपने डेली रूटीन में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना और ईमानदारी से काम करना, ये सारे डिसिप्लिनरी वैल्यूज हैं। समय पर काम करना, तो इन सब मूल्यों को इनकलकेट करे ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद कम्युनिटी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो समुदाय से संबंधित हो। समुदाय की क्या आवश्यकता है, यहाँ पर समुदाय के साथ साथ हम देश और अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के भी संबंधित संदर्भ में इसको समझ सकते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जब जो कि समुदाय से संबंधित हो, हमारे देश काल की परिस्थितियों से संबंधित हो, उनके अकॉर्डिंग हो, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट एंड लाइफ, कोरिलेशन भी हमने पढ़ा हुआ है, तो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन सहसंबंध का सिद्धांत, सहसंबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो सहसंबंधित हो, जीवन से संबंधित हो, उसके तथ्य, उसकी घटनाएं, उसका जो भी कंटेंट हो, जो भी पाठ्य वस्तु हो, वो उस विषय से संबंधित तो हुई, बल्कि उस विषय की विभिन्न शाखाओं से संबंधित भी हो, विभिन्न विषयों से संबंधित हो और जीवन से संबंधित हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे हम पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे एप्लीकेशन लेवल डालें कि जिससे स्टूडेंट की ब्रेन स्टॉर्मिंग हो कि इसको हम, ये किससे संबंधित है और इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो जीवन में इसका कहाँ, इसका क्या संबंध है, इस कॉन्सेप्ट का क्या, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम लाइफ में कहाँ से संबंधित है, अर्थमेटिक का एल्जेब्रा से क्या संबंध है, अर्थमेटिक का ज्योमेट्री से कहाँ संबंध है, किसी भी प्रॉब्लम को हम एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और किस तरह से उससे आपस में कोरिलेट करके समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो करिकुलम में इन सब चीजों को ध्यान में रख करके करिकुलम फ्रेमवर्क किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि स्टूडेंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो, एक रिजिड करिकुलम ना हो कि उसको हर हालत में पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या ना हो। इसीलिए आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट ये इंडिकेट करते हैं कि आपके करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहें तो इस करिकुलम को पढ़ें, इस सिलेबस को पढ़ें, इस पेपर को अडॉप्ट करें, ऑप्ट करें, या दूसरे पेपर को ऑप्ट करें, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का ही पार्ट है। इसके अलावा जैसे और भी असाइनमेंट भी दिया है, तो इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक पे असाइनमेंट है या इस टॉपिक पे आप कर सकते हैं, तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शंस दिए जाएं, ये डिनोट करता है कि आपके करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर इस तरह का नहीं है, आपको एक निश्चित पाठ्यक्रम ही पढ़ना है, तो इसका मतलब है आपका पाठ्यक्रम जो है वो रिजिड है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। तो विद्वान कहते हैं कि पाठ्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम में होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट को एक्टिव रखा जाए और जो उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल है, एप्लीकेशन लेवल है और बाकी जो भी अप्रोचेस हैं, उसके अकॉर्डिंग उस करिकुलम को वो समझ सकें, एनालाइज कर सकें, सिंथेसाइज कर सकें, तो क्रिटिसिज्म उसका निकाल सकें, नया क्रिएट कर सकें,
इस तरह की एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होना चाहिए, ये भी इसका एक प्रिंसिपल। लास्ट है क्राइटेरियन ऑफ टीचर्स व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। करिकुलम में टीचर्स के व्यूज को भी शामिल किया जाना चाहिए, टीचर्स के एक्सपीरियंसेस को भी शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा करिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए। क्योंकि करिकुलम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस में, ये सबसे ज्यादा कौन जानता है? टीचर जानता है, क्योंकि टीचर ही उस करिकुलम को पढ़ाता है, तो उसे पता होता है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए, और टीचर्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं उस करिकुलम को पढ़ाने के दौरान, तो उनके व्यूज को भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, जो कि जनरली निग्लेक्टेड होता है। ज्यादातर करिकुलम फ्रेमवर्क जो है हमारे पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं और उसी वही अप्रूव करते हैं। हालांकि अब ब्रॉडर सेंस में अब आ गया है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को करिकुलम में शामिल किया जा रहा है कि टीचर्स के व्यूज और एक्सपीरियंसेस को लिया जाता है करिकुलम में। एट प्रेजेंट, पुराने टाइम में ऐसा नहीं किया जाता था, लेकिन अब ऐसा किया जा रहा है। तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं, और इसी से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाए अच्छे पाठ्यक्रम के क्या गुण होना चाहिए, तो अच्छे पाठ्यक्रम की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि उसमें यूटिलिटी होनी चाहिए, इंटरेस्ट सीकिंग होना चाहिए, कल्चरल वैल्यू उसमें हो, चाइल्ड सेंटर्डनेस हो। तो इसी सारे पॉइंट से हमारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगी, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा है अप्रोचेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मैथमेटिक्स करिकुलम। कौन सी अप्रोचेस ली जाती हैं या ली जानी चाहिए, ले सकते हैं हम मैथमेटिक्स करिकुलम को फ्रेम करने में? सबसे पहला है कोरिलेशनल अप्रोच, सहसंबंध सिद्धांत, सहसंबंध अप्रोच है, जिसमें कि कोरिलेशनल अप्रोच में मींस कि करिकुलम ऐसा डेवलप हो कि उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट या डिफरेंट ब्रांचेस को आपस में लिंक अप करके करिकुलम फ्रेमवर्क किया जाए। तो ये है। और दूसरी बात है कि कोरिलेशन विद डेली लाइफ, इसको भी पॉइंट आउट किया जाए, कुछ ऐसे कंटेंट रखे जाएं जिससे कि उनकी ये जो कोरिलेशनल अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क किया गया हो। ठीक है, कोरिलेशनल अप्रोच ये है सहसंबंध सिद्धांत की हमारा पाठ्यक्रम आपस में विभिन्न विषयों, विभिन्न शाखाओं, विषय की विभिन्न शाखाओं, विभिन्न विषयों और जीवन से संबंधित हो, ऐसे इस तरह से पाठ्यक्रम को फ्रेम किया जाता है जब, तो उसको कहते हैं हम कोरिलेशनल अप्रोच। इसके बाद फ्यूजन अप्रोच। फ्यूजन अप्रोच में डिफरेंट सब्जेक्ट के कुछ कुछ पार्ट को उस करिकुलम में फ्यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, अभी आपका बीएड का जो करिकुलम है उसमें आपने देखा कि थोड़ा सा पार्ट आपका आईसीटी का है, थोड़ा सा पार्ट हेल्थ एंड योगा का है, थोड़ा सा पार्ट लैंग्वेज का है। तो इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट सब्जेक्ट के कंटेंट को फ्यूज किया गया है बीएड के करिकुलम में। हमारा बीएड का करिकुलम एक तरह से फ्यूजन अप्रोच को लिए हुए है, क्योंकि इसमें एक टीचर को हमें प्रिपेयर करना है, और टीचर में डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और उस बेसिक नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हमारा ये फ्यूजन अप्रोच है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट के कुछ कुछ कंटेंट को जब हम करिकुलम में इम्पोर्टेंस देते हैं या उस करिकुलम में रखते हैं उस पार्ट को, उस कंटेंट को, तो हम उसे कहते हैं फ्यूजन अप्रोच। थर्ड है इंटीग्रेशन अप्रोच। इंटीग्रेशन अप्रोच मींस कि एक ही विषय वस्तु को डिफरेंट पूरी पूरी पार्ट में, हम उसको छोटे छोटे पार्ट में ना डिवाइड करके समझाने का मतलब, उसको एक साथ एक बार में समझाया जाए, है ना। इंटीग्रेशन अप्रोच जो है आपकी
वो जैसे एकीकरण, इसको हिंदी में हम कहेंगे एकीकरण, तो हिंदी में भी समझते चलिए। सहसंबंधित अप्रोच है एक तो आपकी, सहसंबंधित उपागम। दूसरा हमारा जो फ्यूजन अप्रोच है, सम्मिश्रण उपागम, इसको हम हिंदी में कहते हैं सम्मिश्रण उपागम, जिसमें सम्मिश्रण जो है विषय सीमाओं के विखंडन में प्रयुक्त होता है। मीन्स अलग अलग विषयों को, अलग अलग खंडित विषयों को एक साथ लेकर के, उसके विषय वस्तु को एक साथ लेकर के हम फ्यूज कर देते हैं, वो है फ्यूजन अप्रोच। तीसरा हमारा इंटीग्रेशन अप्रोच, एकीकरण उपागम। एकीकरण उपागम जो है वो गेस्टाल्ट वादी अप्रोच है। गेस्टाल्ट कहते हैं कि बच्चों को छोटे छोटे पार्ट्स में ज्ञान ना दे करके, बल्कि उन्हें पूरा का पूरा एक साथ सिखाना चाहिए किसी भी विषय को, विषय वस्तु को, ताकि वो एक साथ उसको ग्रहण कर लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जितने भी उसके कंटेंट एरिया है, जो भी चीजें हैं उससे संबंधित, सब एक ही क्लास में पढ़ाई जाए, एक ही साथ पढ़ाई जाए। आपने देखा होगा विभिन्न विषयों में कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा पार्ट इस क्लास में पढ़ा दिया गया, इस पेपर में पढ़ा दिया गया, थोड़ा सा पार्ट अगले क्लास में पढ़ा दिया गया, तो ये इंटीग्रेशन अप्रोच नहीं है। इंटीग्रेशन अप्रोच एक साथ एक ही चीज की नॉलेज, एक ही टॉपिक की नॉलेज एक साथ दे दी जाए, वो है इंटीग्रेशन अप्रोच, गेस्टॉल्टवादी अप्रोच इसको कहते हैं। और ज्यादातर इसको अमेरिका में इस अप्रोच की शुरुआत हुई थी, और वहां पे ज्यादातर डेवलप अप्रोच जो है करिकुलम की, वो इंटीग्रेशन अप्रोच है कि आपका अंश, इसका मतलब है अंश में ज्ञान ना देकर पूर्ण ज्ञान दिया जाए, ये है इंटीग्रेशन अप्रोच। तो कंटेंट इस तरह से पाठ्यक्रम में हो कि जिससे छोटा अंश उसका ना पढ़ाया जाए, बल्कि पूरा का पूरा उस टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी नॉलेज उसी क्लास में दे दी जाए, नेक्स्ट क्लास के लिए या अदर किसी के लिए उसको ना छोड़ा जाए। तो ये आपकी है इंटीग्रेशन अप्रोच। कंसंट्रेशन अप्रोच नेक्स्ट। कंसंट्रेशन अप्रोच जो है वो केंद्रीकरण उपागम इसको हिंदी में कहते हैं। केंद्रीकरण उपागम का मतलब है कि एक विषय को केंद्र में रखा जाए और बाकी विषयों को उसके आसपास रखा जाए, उसके साथ में रखा जाए। ये उपागम जो है 1820 में जर्मनी में विकसित हुई थी, ये अप्रोच जो है जर्मनी की है, और इसके बाद बाकी सारे देशों में ये अप्रोच पहुंची। इसमें छात्रों में विषयों की समग्रता जो थी, मतलब एक साथ जो पढ़ाने का जो सिद्धांत था, उस पे थोड़ा सा उसको तोड़ा गया, उस तरह से नहीं पढ़ाया गया, बल्कि अलग अलग विषयों का या अलग अलग चीजों का जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो एक साथ ला करके एक सब्जेक्ट को सेंट्रलाइज किया गया, और आसपास की जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो भी उस पाठ्यक्रम में लाई गई। तो ये है कंसंट्रेशन अप्रोच। नेक्स्ट आपकी है स्पाइरल अप्रोच, चक्राकार उपागम। चक्राकार उपागम का मतलब वही जो अभी हमने एग्जांपल दिया, ये चक्राकार उपागम जो है वो बिल्कुल अपोजिट है इंटीग्रेशन अप्रोच के। इंटीग्रेशन अप्रोच में कहा गया कि एक ही समय में सारा ज्ञान एक साथ पूर्ण रूप से दिया जाए, ना कि अंशों में दिया जाए। जबकि ये जो चक्राकार उपागम है, स्पाइरल अप्रोच है, इसमें एक ही विषय वस्तु का थोड़ा सा नॉलेज एक क्लास में, नेक्स्ट उसके बाद की जो उसका कठिनाई स्तर जिसका अधिक होगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद और नेक्स्ट क्लास में, तो इस तरह से हायर ऑर्डर डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग अगले अगले क्लास में उसको पढ़ाया जाए। जिससे क्या होगा कि इस स्पाइरल अप्रोच का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों का चूंकि मेंटल लेवल बदल, मतलब अलग अलग स्टेजेस ऑफ क्लासेस में अलग अलग होता है। छोटे क्लास में बच्चों का मेंटल लेवल थोड़ा कम है, अगली क्लास में थोड़ा ज्यादा मेंटल लेवल है, उनका लर्निंग जो है वो और ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसलिए उसका जो पार्ट है, जो डिफिकल्ट पार्ट है, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाए। तो ये स्पाइरल अप्रोच है। जबकि इंटीग्रेशन अप्रोच कहती है कि एक ही क्लास में सारा ज्ञान दे दिया जाए। तो ये दोनों उपागमों में अंतर है। चक्राकार विधि पाठ्यक्रम जो है
संगठन और विषय की एक नियोजनात्मक योजना है। इसमें छात्र को कठिनाई स्तर के अकॉर्डिंग नीचे से उच्च स्तर तक, छोटे क्लास में लो ऑर्डर लर्निंग दिया जाए और उसके हायर क्लासेस में उसका हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल के अकॉर्डिंग उनको कंटेंट दिए जाए। तो ये स्पाइरल अप्रोच है। इसके बाद में यूनिट अप्रोच में यूनिट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए। इसमें टीचर के का इसमें अप्रोच होता है। ज्यादातर टीचर की सोच होती है कि इकाई जो है किसी भी समस्या से संबंधित शिक्षकों को उद्देश्य निर्धारित करते हुए ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो है हम कंटेंट को रखें और उसमें सेंट्रलाइज्ड एक प्रॉब्लम हो। यूनिट वाइज प्रॉब्लम्स कंटेंट जो है डिवाइड किए जाए अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग कंटेंट में, और मेन जो है जो डिफरेंशिएशन हो वो प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हो। इसलिए इसमें जो यूनिट्स का डिवीजन है या डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज को रख सकते हैं, एक्सपीरियंसेस को रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग को रख सकते हैं। इस तरह से हम यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब यूनिट्स में इस तरह से डिवाइड होता है तो इसको हम कहते हैं यूनिट्स अप्रोच। नेक्स्ट है हमारा क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच को हिंदी में हम कहेंगे कालक्रमिक उपागम। कालक्रमिक उपागम जो होता है हमारा वो जैसे जो घटनाएं होती है ना वो कालक्रम के अकॉर्डिंग होती हैं ना, जिसमें जैसे कि मान लीजिए 1819 में ये घटना हुई, 1920 में ये घटना हुई। तो इस तरह से घटनाओं के कालक्रम के अनुसार जब पाठ्यक्रम को व्यवस्थित किया जाता है तो हम उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। इसमें पाठ्यक्रम में विभिन्न कालक्रमों में बांट दिया जाता है, सुनिश्चित कर दिया जाता है पीरियड्स को, और उसके अकॉर्डिंग कक्षा स्तर के अनुसार उस कालक्रम को हम पाठ्यक्रम में रखते हैं। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कि हमारा मैथमेटिक्स का किस तरह से डेवलप हुआ कि एक काल जो हमारा आदि काल है वो पहले रखें, फिर उसके बाद में जो हमारा मध्य काल है वो फिर उसके बाद रखें, फिर उसके बाद वर्तमान काल है उसको रखें। तो इस तरह से जब हम करिकुलम को डिसाइड करते हैं या नियोजित करते हैं, प्लान करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। तो इस तरह से हमारे पाठ्यक्रम के अप्रोचेज हैं, करिकुलम अप्रोचेज हैं। यहाँ तक हमने समझा अप्रोचेज ऑफ करिकुलम को। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसी करिकुलम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ कहना है? एनी क्वेश्चन? मैम हाँ मैम जो प्रैक्टिकल होगा साइकोलॉजी में वो दो प्रैक्टिकल साइकोलॉजी में मैम उनकी दोनों को एक ही फाइल में रखना है कि अलग अलग रखना है? दो प्रैक्टिकल, दो टेस्ट जो हुए हैं हाँ जो मैम टेस्ट में हुए हैं वो दोनों